नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी और आज का खुलासा आपको बताएगा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर को रफ्तार देने में किस तरह रिश्वतखोरी ने मदद की। ये खुलासा आपको बताएगा कि किस तरह हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान भ्रष्टाचार के कारण उत्तराखंड सहित देश के हिस्सों में कोरोना फैला। ये खुलासा बताएगा कि किस तरह 500 रुपए लेकर, महज 500 रुपए लेकर फेक नेगेटिव कोविड सर्टिफिकेट बनाए गए। ये खुलासा यह भी बताएगा कि किस तरह उत्तराखंड में कोरोना टेस्ट के लिए गए हजारों सैंपल जला दिए गए। ये खुलासा वो लोग ही करेंगे जिन्होंने ये पूरा कांड किया है या ये होते हुए अपनी आंखों से खुद देखा है। आज जब देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऐसे में ये खबर एक चेतावनी है कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई, अगर चंद पैसों के लिए लोगों ने अपना ईमान बेचा, तो देश फिर से वैसा ही मंजर देख सकता है जैसा इस साल अप्रैल और मई के महीनों में हम सब ने देखा था। हरिद्वार कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत आपको याद होगी इस साल 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन पहला शाही स्नान 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। लाखों लोग कुंभ में शामिल होने हरिद्वार गए। नियम के मुताबिक कोरोना की नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ ही आपको उत्तराखंड में प्रवेश मिल सकता था, लेकिन उत्तराखंड के ही कुछ अफसर और डॉक्टरों ने चंद पैसों के लिए इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। चंद पैसे के लिए कोरोना पॉजिटिव भी नेगेटिव दिखा दिए गए और देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में इन लोगों को प्रवेश मिल गया। और फिर कुंभ खत्म होने के बाद वो जहां से भी आए थे वहां लौट गए। ये नेगेटिव रिपोर्ट तैयार होने के लिए हजारों रुपए नहीं देने पड़े, सिर्फ 500 रुपए में यह काम हो गया। नतीजा कि कई सारे ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव हो सकते थे, इस नकली नेगेटिव रिपोर्ट के सहारे उत्तराखंड के अंदर आए, देवभूमि में आए, हरिद्वार में आए और कुंभ में हिस्सा लिया। टाइम्स साउंड ऑफ भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इस जानलेवा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। यहां से बता देना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का काम बंद हो गया है, यह अब भी जारी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड में कैसे चल रहा है आरटीपीसीआर की नकली रिपोर्ट का गोरख धंधा। धांधली का ये खेल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले गुरुकुल नारसन बॉर्डर पर खेला गया। सबसे पहले हम आपका परिचय उन लोगों से कराते हैं जिनकी वजह से ये सच्चाई सबके सामने आ रही है और जो इस काम में भी शामिल थे। ये हैं विवेक गर्ग, जो इस वक्त नारसन के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर हैं। दूसरे हैं डॉक्टर BL शर्मा, जो चीफ पैथोलॉजिस्ट हैं और कुंभ के वक्त नारसन बॉर्डर पर कोविड-19 लेबोरेटरी के इंचार्ज थे। और तीसरे शख्स हैं प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के जवान आदित्य। टाइम्स ऑफ भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर BL शर्मा के साथ कॉफी पीने के बहाने मिली। रिपोर्टर ने BL शर्मा से पूछा, आखिर उत्तराखंड में RT-PCR रिपोर्ट में धांधली का काम कैसे और कहां से शुरू हुआ? ये यहीं से तो हुआ है, वो आपका क्या बोलते हैं RT-PCR वाला मामला। हाँ, आपने कराया था क्या? है आपने कराया कोई RT केस आपने कराया था? मैंने एक बार कराया था, उसका कोई आया ही नहीं आज तक। ऑनलाइन कराया था? नहीं, और यहाँ सैंपल दिया मैंने, सैंपल देने के बाद आया ही नहीं। ये सब फ्रॉडिंग होती है बहुत। लेटर बनाओ, हमसे बोलते थे बना देते हाथों हाथ, क्या दिक्कत आ रही? अब उस समय आपसे जानकारी नहीं थी ना। बनता तो कोई दिक्कत नहीं। उस्मान ने तो बहुत पैसे कमाए हैं। किसने? उस्मान ने। कैसे? अब पूछो मत, वो तो यूनानी है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ तो उसने हिसाब से अजीब करता है। मुझे तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि कहने लगे जब तुम आए थे ना, वो यहाँ पे वो थे चीफ, वही थे लैब के। जी, हमें बता दें दे सर। मैंने कहा हाँ यार, मुझे नहीं मालूम था, अंदाजा ही नहीं था मुझे तो। आपको सारा काम हम करवा देते, हाथ 10 मिनट में सारा काम हो जाता। कितना टाइम कहाँ लगता आपको? जी, तो यहाँ पूरा गड़बड़ जाल रहा है क्या ये पूरा? वैसे करोड़ों रुपए का घोटाला कर रखा ना, करोड़ों रुपए का। करोड़ों? और क्या? कैसे करूँ? अब हमें क्या पता, अंदर खाने कुछ पता चलने का पता नहीं चला। सियाओं फंस रखी इसमें जाल में। डॉक्टर
मैठानी 3 करोड़ का घोटाला, हाई कोर्ट से समन जारी। डॉक्टर बीएल शर्मा के दावों के मुताबिक उत्तराखंड में आरटीपीसीआर के नाम पर धोखेबाजी हुई। यूनानी डॉक्टर उस्मान का धांधली में अहम रोल है। पैसों के दम पर 10 मिनट में काम हो जाता था। उत्तराखंड बॉर्डर पर करोड़ों रुपए की धांधली हुई। ये बात साफ हो गई कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट पैसे लेकर बनाई जा रही थी। लेकिन डॉक्टर बीएल शर्मा ने छिपे कैमरे पर आगे जो बताया वो बहुत ही गंभीर था। उनका दावा है कुंभ के बाद कई लोगों के कोरोना सैंपल जला दिए गए। मैंने तो सुना था सैंपल वैंपल जला दिए वहाँ पे। सैंपल जला दिया। सैंपल जला के क्या फायदा हुआ? 22,360 की सैंपल उस्मान के जला। क्यों जलाए सर? बस रखते हैं क्या उसने रखा था वहाँ पे सैंपल वही रहता था। सैंपल वही अपना सैंपल वहाँ रखवाए थे वहाँ दवाखाने कोविड के और आगे नहीं भेजे उसने, इसलिए तो मैसेज नहीं आ रहा था। पता नहीं किसके सैंपल थे कितने के थे कोई पता नहीं। हम तो सारे इसकी फोटो गलती की फोटो खींचने था नहीं खींची आपने, दे देते किसी को खींच के वायरल कर देते। जल जाते हैं जल जाते ऐसी तैसी जाती। पेट्रोल डाल के जलाया उन्हें। और तो और फॉर्म भी जो रही थे ना नाम के वो भी जला डाले इतने गंदे थे। फॉर्म कैसे जैसे? इसमें सैंपल इसने सैंपल थे ये फॉर्म होते आर्टिफिशियल इतनी गड्डी थी 3-4 2223 समथिंग थे। 2200। चीफ पैथोलॉजिस्ट बीएल शर्मा के खुलासे के मुताबिक उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना सैंपल जला दिए गए। दावा है कि करीब 2360 सैंपल जला दिए गए। 2200 से ज्यादा आरटीपीसीआर फॉर्म भी जलाए गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि रिकॉर्ड न बचे। सैंपल जला देने से जांच में पकड़े जाने का डर भी नहीं रहेगा। टाइम्स नाउ भारत के अंडरकवर रिपोर्टर ने जानने की कोशिश की कि कैसे यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे लोग बिना रिपोर्ट के बॉर्डर पार उत्तराखंड में एंट्री कर गए। तो सुनिए डॉक्टर बीएल शर्मा का क्या कहना है। डॉक्टर साहब आप कहाँ जानते हैं? मैंने बताया ना मेरे मेरठ में एक परिचित थे, मुझे इधर आना था। डॉक्टर साहब हाँ अच्छा तो ये मेरठ से शायद उनका कुछ कनेक्शन है। कनेक्शन उनका घर वही है। हाँ तो उन्होंने फ़ोन करा इन्हें कि पार करा दो। तो मैंने कहा यार सैंपल वो उस समय आरटीपीसीआर का वो चल रहा था ना। आपको पार करा दो बॉर्डर से। हाँ हमें बता देते सारे किसी हिम्मत कहते सारा काम हमें नहीं गए वहाँ पार कराना ले जाना बैठाना हमें नहीं मालूम था। इन्होंने बेचारे अधीक्षक के सारे रिश्तेदार वगैरह अधीक्षक के रिश्तेदार वगैरह वो हमें हमसे बोले आप पार करा दो सर। फिर मैं फ़ोन करता था थाने वालों को भाई नहीं हमारे स्टाफ के बिना किसी रिपोर्ट के। नहीं रिपोर्ट हम देते रिपोर्ट बनाते थे आप तो वैसे ही बनाते होंगे ना। हाँ अच्छी चला। चीफ पैथोलॉजिस्ट बीएल शर्मा छिपे कैमरे पे जो खुलासे कर रहे थे वो वाकई चौंकने वाले थे। टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर ने उनसे बातों बातों में पूछ ही लिया कि इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है। तो सुनिए उनका क्या जवाब रहा। आप भी यानी पीड़ित हो गए वहाँ से आरटीपीसीआर मामले के, इसमें आप भी फंसे? हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा हम क्लियर है। तो फंसा कौन है? ये लोग मुझे अधीक्षक वगैरह। कौन था उसमें? सीएमओ वगैरह जाएंगे फंसेंगे आने वाले समय फंसेंगे। अभी नहीं अब वो तो बेचारे ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ वो क्यों फंसेंगे? बहुत बैठे वो तो ऑफिस में बैठे हैं। अब मान लीजिए मेरा हॉस्पिटल है, कल कोई डॉक्टर गड़बड़ी का तो मैं थोड़ी फंसूंगा। डॉक्टर ने किया डॉक्टर बेचारा जहाँ प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चले हैं हॉस्पिटल बढ़िया से बढ़िया चले। अभी इसने उस्मान ने रुड़की में अपना हॉस्पिटल हो रहा है 1.25 करोड़ नर्सिंग होम। सारा यूनानी डॉक्टर है, ना तो वो MBBS है ना वो BMS है वो यूनानी डॉक्टर। अब यूनानी भी पता नहीं है कि नहीं। इसने अपने पसंद का डॉक्टर बुलाया जो डॉक्टर 5 साल पागल रहा मेंटल डॉक्टर विवेक तिवारी। हीरो खालसा देखने को रहने वाला हमारा भाई बंदा है, लेकिन क्या करना चाहूँगा बाहर से बुला करके 5 साल पागल नौकरी नहीं की, क्या 45 प्लस के बाद यहाँ ज्वाइन कराया।
मेरा अस्पताल और हरिद्वार से उनको अटैच कराया नारसन, और नारसन में 6 महीने बाद 2 लाख रुपए देके सीएम को उसको बनाया अधीक्षक, और उसने सबकी ऐसी तैसी कर रखी है। सीएम साहब ने जाती है मोटी गड्डी और सारा काम, जो हमने देखा नहीं सुना है। यहाँ तो लोग वीडियो बनाने तैयार हैं, हमारी बात सुन करने तैयार है। मेरी यहाँ आज बहुत हर जगह कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। मेरे पास कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या पहन रखा है, इसमें मैं कौन से दिशा में जा रहा हूँ अरे पता नहीं क्यों। तो आपका नाम भी है क्या इसमें? हमारा नाम नहीं, ये लोग हमें फंसाना चाह रहे हैं जबरदस्ती। क्यों फंसाना चाह रहे हैं? कि भाई आदमी ईमानदार से काम करो, कहाँ रहने जाने, ये लोग प्रॉब्लम जलन है ना। तो आपको या तो कोई राज पता होगा उनका, RT-PCR वगैरह मामले में। हाँ, तभी तो आपको फंसाना चाह रहे हैं। हाँ, आज वो सैंपल वो रखे थे, वही राज है, वही राज है। डॉक्टर शर्मा ने बताया, नकली RT-PCR रिपोर्ट की धांधली में कई लोग फंसेंगे। नकली रिपोर्ट बनाने की धांधली में सीएमओ भी शामिल थे। डॉक्टर शर्मा का यह भी दावा है कि पैसे लेकर सीएमओ बनाया गया। 50 रुपए में सरकारी लैब ने कोरोना सैंपल बेच दिए। सरकारी लैब से सैंपल निजी अस्पतालों को बेचे गए। हर रोज सैंपल बेचकर 30,000 रुपए की कमाई की गई। डॉक्टर BL शर्मा के कबूलनामे के बाद हमारा अगला टारगेट थे डॉक्टर विवेक गर्ग। डॉक्टर शर्मा से जो सवाल हमने पूछे, उनके जवाब हम डॉक्टर गर्ग से भी सुनना चाहते थे, इसलिए हम डॉक्टर विवेक गर्ग के पास पहुंच गए। आगे डॉक्टर विवेक गर्ग ने क्या बताया, उसको सुन करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे पहले अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। आमिर हक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक सिन्हा है हमारे संवाददाता उत्तराखंड से, इस वक्त हमारे साथ है। सुजाता पॉल समर्थक हैं कांग्रेस की, सतीश लखेड़ा प्रवक्ता हैं बीजेपी के उत्तराखंड में। अभिषेक, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो स्कैम है, ये जो पाप किया गया एक तरीके से, इसमें कितने और लोग शामिल हो सकते हैं? यहां सीएमओ की बात की जा रही है, कुछ एक और अधिकारी हैं, पर क्या इसी लेवल तक आकर के ये स्कैम खत्म हो गया? देखिए, मैं बता दूं, ये स्कैम जो है ये बहुत बड़ा स्कैम है। जैसा आपने अभी सुना, स्टिंग ऑपरेशन में सुना, ये स्कैम छोटा मोटा स्कैम नहीं है कि जहां से शुरू होता है नारसन बॉर्डर से लेके सीएमओ साहब तक का नाम लिया जा रहा है। और सीएमओ साहब का नाम लिया जाए, आपको सबसे चौंकाने वाली बात ये बता दूं, जो FIR दर्ज हुई वो सिर्फ 3 कंपनियों के नाम हुई है और 15 कंपनियों को जबकि इसमें इनपैनल किया गया था। इनपैनल के बाद 3 कंपनियों के खिलाफ उनके मुकदमे दर्ज हुए, जबकि सभी कंपनियों के खिलाफ मोबाइल में, जैसे मैं बताऊं आपको एक उदाहरण के तौर पे, जैसे एक मोबाइल पे जब क्रॉसिंग होती थी नारसन बॉर्डर से, तो उसका जब चेकअप किया जाता था तो मोबाइल नंबर अपना डाला जाता था उसमें, जिससे HRS कोड जो आता है पहला, वो उनके मोबाइल पे आता था और आदमी को एंट्री दे दी जाती थी, जिसकी वजह से जो जिसका चेकअप होता था, जो टेस्ट कराता था, उसके पास कोई कोड नहीं पहुंचता था। तो HRS कोड की वजह से आगे नहीं जाती थी और नेगेटिव रिपोर्ट शो करके उसे अंदर एंट्री दे दी जाती थी। तो ये स्कैम में ऐसी कई कंपनियां थी, लेकिन 3 कंपनियों को ही इन्होंने टारगेट किया। 3 कंपनियों के सैंपल, जिसके 50 से ज्यादा एक मोबाइल पर सैंपल लिए गए और चढ़ाए गए और उन कंपनियों को ही रिपोर्ट में दर्ज किया गया। लेकिन जबकि ऐसी 15 की 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनके मोबाइल में निश्चित रूप से कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ियां निकलने लाजमी है। लेकिन जांच में अगर हम बात करें तो जांच में अभी सिर्फ 3 ही कंपनियों पे जिनकी FIR दर्ज हुई है उन्हीं की जांच की जा रही है। बाकी कंपनियों से अभी तक पूछा तक नहीं गया है। उनकी जांच रिपोर्ट में CDO साहब ने जो जांच रिपोर्ट सबमिट की है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं, और जैसा कि मैंने कुछ लैब से भी बात करी, जिनका जो इंपैनल लैब थी उनसे भी बात की, उनका कहना था हमारे से तो अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया है। अभिषेक, एक साथ हमारे एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये सवाल मैं सीधे सतीश लखेड़ा जी से ही पूछना चाहती हूँ। स्कैम हुआ तो हुआ,
आप ये कह सकते हैं कि चलिए इसमें कुछ एक लोग शामिल थे, कुछ एक रुपए के लिए उन्होंने अपना इस तरीके से स्कैम को अंजाम दिया, पर अब जो इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है उसमें इतने बड़े बड़े लूप होल्स क्यों हैं? सतीश लखेड़ा जी। इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार ने एसआईटी गठित की है, 2 प्रशासनिक जांचें चल रही हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों के अभी आपने जो अभी कैमरे पे कह रहे हैं आपके रिपोर्टर के इन्वेस्टिगेशन में, इन सारे विषयों को लेकर सरकार गंभीर है। और यहाँ तक कि जो मीडिया ने ही कहा कि 31 लाख श्रद्धालु किस रास्ते हरिद्वार में प्रवेश हुए, क्योंकि धर्मशालाओं की जो बुकिंग थी, होटल की बुकिंग थी, वाहनों की संख्या थी और मोबाइल टावर का लोड था, पार्किंग का लोड था इसमें, और जो हमारी सरकार का इंटेलिजेंस है, इन सब के आधार पर हमने इनको गंभीरता पाई है। बहुत बड़ा अंतर है किस तरह जांच की गई है और क्या वास्तविकता मौके पर थी, क्योंकि कोरोना के पैरामीटर को लेकर सरकार ने जितनी गंभीरता की थी, आपने गंभीरता से उसकी जांच की है, वो बात तो ठीक है, पर जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं वो ये नहीं है। सवाल अब ये उठाया जा रहा है, आई थिंक आपने सुना नहीं कि हमारे संवाददाता क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से जांच की जा रही है उसमें भी कई सारी चीजें नहीं एड अप हो रही। देखिए आपके संवाददाता जो कह रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, उनके तरीके का, मगर मीडिया के हिसाब से सरकार की जांच नहीं होगी। सरकार अपनी जांच एक निश्चित समय पर मीडिया के हिसाब से मत कीजिए, आप तथ्यों के हिसाब से कीजिए। मैडम सुन लीजिए, सरकार गंभीरता से जांच कर रही है। एक लंबा समय हो जाए, जो निश्चित समय है उसके भीतर सब जांच चल रही होंगी। न जाने जांच के भीतर गोपनीय तरीके में क्या क्या होता है। सतीश जी ये बताइए, क्या यह आपके संज्ञान में था कि कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि जला दिए गए हैं, कई सैंपल्स हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है? का भी धन्यवाद देते हैं, और अपने लोकल इंटेलिजेंस ने जो जानकारी आई है उसके बाद ये सब कुछ हुई, खलबली मची है, और उसके बाद ये सारी जांचें शुरू हुई हैं। और आपके रिपोर्टर जो मौके पे हैं वो भी जान रहे हैं कि इन सबको लेकर सरकार गंभीर है। और उस समय से लेकर आज तक जितना मीडिया का फॉलोअप देखेंगे, सरकार ने कदम कदम पे इन चीजों का सहयोग किया है और गंभीरता से कर रही है। चलिए मैं अभिषेक से फिर से सवाल पूछती हूँ। अभिषेक, अगर एसआईटी गठित की गई है और ये हमें बताया जा रहा है कि जांच हो रही है, क्या ये जांच पूरी तरीके से हो सकती है अगर सैंपल ही डिस्ट्रॉय हो गए? पता कैसे चलेगा कि किसने फॉर्म में क्या लिखा था और उसका सच में नेगेटिव था या पॉजिटिव था? ये जांच होगी कैसे जब कोई सैंपल ही नहीं है? देखिए, मैं इन्हें थोड़ा सा समझाने की प्रयास मैं करता हूँ। देखिए सतीश जी, सबसे पहले जो बस निकलती थी वहां, है ना, बस जो निकलती थी उसमें सिर्फ कंडक्टर का सैंपल लिया जाता था, यानी सैंपल तो अभिषेक और सतीश जी को साथ में रखिए। हाँ बोलिए अभिषेक। हाँ सतीश जी, आप समझिएगा, जब बस निकलती थी बॉर्डर से तो सैंपल तो अगर 60 यात्री हैं तो 60 यात्रियों का सैंपल कलेक्ट किया जाता था। ऐसा नहीं था नहीं लिया जाता था, लेकिन सिर्फ नंबर 1 लिया जाता था, जैसे कंडक्टर का। कंडक्टर के मोबाइल एक नंबर ले लिया, लेकिन थे 60 वो सैंपल। वो 60 सैंपल का जो एचआरएस आना होता था वो अपने नंबरों पे वो ले लेते थे। और वो जो जैसा हमारे ऑपरेशन में पता चल रहा है, वो 60 जो नंबर होते थे वो सैंपल बेच दिए जाते थे 50 रुपए के हिसाब से। वहां से भी पैसे ले लिए जाते थे और इधर से भी ले लिए जाते थे। तो ये आप समझिए गंभीर मामला है। अगर उन 60 लोगों का आपने सैंपल लिया, अगर आरटीपीसीआर लिया है, तो उन्हें सबसे पहले क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? अगर आरटीपीसीआर की बात करें और एंटीपीसीआर लिया गया तो उनका तुरंत सैंपल रिपोर्ट क्यों नहीं आई? ये एक बड़ा सवाल होता है सतीश जी, इस बात को आपको भी समझना चाहिए। और इससे पहले कि आप इसका जवाब दें आमिर, इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अभी भी उत्तराखंड में जो लोग जाते हैं, जो सिर्फ वहां सैलानी जाते हैं, उनसे भी कहा जाता है कि आप अपनी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आइए। ये भी हो सकता है कि अभी भी वो नकली रिपोर्ट लेके जा रहे हो, क्योंकि अभी भी ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है। आमिर, सतीश जी आप अपना सर हिला रहे हैं, पर एक बार आमिर की बात सुन लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ अभी भी हो रहा है। आमिर जी बिल्कुल पद्मजा, देखिए जो जांच हम लोगों ने की और जो रिपोर्ट की है उससे ये साफ जाहिर है कि नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स देने का धंधा आज भी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, और साथ ही साथ कई प्राइवेट लैब के लोग भी इसमें शामिल हैं। और अभी तक जितना कुछ खुलासा हमारी रिपोर्ट में हुआ है,
वही इतना कुछ दिखा देता है कि जिसके बाद सरकार की व्यवस्था की पोल खुलती है और साथ ही साथ जिस तरह की जांच हो रही है उसकी भी पोल खुलती है। क्योंकि देखिए, ये पूरी व्यवस्था बनाई इसलिए गई थी कि तमाम लाखों लोग जो कुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं उनकी जान को बचाया जा सके, कोरोना जैसी भयानक बीमारी को फैलने से रोका बिल्कुल। जा और सके। कुंभ के बाद क्या हुआ, इस तरीके की जानलेवा लापरवाही और करप्शन की वजह से वो हमने देख लिया सुजाता पॉल। उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि अभी भी तस्वीरें आती हैं नैनीताल में, हल्द्वानी में, हरिद्वार में इतने सारे सैलानी जा रहे हैं। किसको पता कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट असली है, कौन सी नकली है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पद्मजा जी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने एक पहले भी देखा था घोटाला हुआ और अब जो आपने खुलासा किया है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपको बधाई दूंगी कि ये आप सरकार को उनका आईना दिखा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष के तौर पे जब हम इनको बता रहे थे कि चीजें ठीक नहीं है, नारसंग बॉर्डर के बारे में हम लोग बार बार सरकार को चेता रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और खामखा की बात कर रहे हैं। अब आपके इस खुलासे से यह साफ हो गया है कि सचमुच में बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के लोग आ रहे हैं, नेगेटिव टेस्ट दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि एक नंबर से 50-50 टेस्ट करे गए थे, अब उस पर मोहर लग गई है इस बात से कि आप लोग ये बात कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक नंबर को रजिस्टर कर लिया जाता है। जैसे अभिषेक सिन्हा ने अभी बताया कि एक नंबर ड्राइवर का ले लिया और बाकी जितने यात्री हैं उनका नंबर नहीं लिया। इसका मतलब ही है कि हम कितने बड़े खतरे की तरफ गए। एक और बात आपको याद कराना चाहती हूं कि कुंभ के दौरान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमारे यहाँ इतने लोग आए, 60 लाख लोग आए और जो हमारी पॉजिटिविटी रेट थी वो 0.18% सरकार ने बताई। और आपको याद करा दूं कि जो 50,000 टेस्टिंग का जो टारगेट था वो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पे किया गया। सतीश लकेड़ा जी, जो जिम्मेदारी है वो सरकार को लेनी होगी कि तो क्या अभी भी भगवान भरोसे चल रही है पूरी व्यवस्था? देखिए, ये केवल टाइम्स नाउ का खुलासा नहीं है। शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन टीम ने, एलआईयू ने और मीडिया की तत्काल जितनी रिपोर्टें छपी थी सबको कंपाइल करके पूरी जांच चल रही है। मीडिया के बंधु जहां सतीश जी, हम आपको अभी बता रहे हैं कि अभी भी पूरा गोरख धंधा चल रहा है और आप कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर जांच चल रही है तो ये धंधा क्यों चल रहा है? धंधा चल रहा है तो ये जांच कैसी है? नहीं, कैसे धंधा चल रहा है, कौन बताएगा? कौन? चलिए अभिषेक आप बताइए कैसे चल रहा है? सतीश जी कह रहे हैं सब खत्म हो गया है, जांच शुरू हो गई है, सब व्यवस्था एकदम टिप टॉप है। अभिषेक। सतीश जी मैं बताता हूँ आपको धंधा कहाँ चल रहा है और कैसे चल रहा है। अगर आपको धंधा देखना है तो अभी हमारे चैनल पे वो भी दिखाया जाएगा कि धंधा कैसे चल रहा है। मैं बताता हूँ, जब 40 लोगों की रिपोर्ट बनवाने हम लोग गए, एंटी-पीसीआर रिपोर्ट, तो वहां आप सरकारी विभाग का ही जो भर्ती और रिपोर्ट बनाने वाला आदमी था उसने हमारे से सौदा किया। उसने हमारे से ये कहा कि सब लोगों को लाना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं ला सकते, आप बताइए बन सकती है या नहीं बन सकती। कहने लग गया कि भाई आप अपने आधार कार्ड लेके आ जाना और उस समय उन लोगों की टाइमिंग जो है वो गायब कर देना उन्हें वहां से जहां वो काम करते थे। अब आप बताइए, आपको अभी एक खुलासा भी दिखाएंगे हमारा चैनल। अभिषेक रुक जाइए, हाथ कंगन को आरसी क्या दिखाई देते हैं सतीश जी को। देखिए किस तरीके से अगर आप आज भी जाएंगे सतीश जी और कहेंगे कि हमें दे दो रिपोर्ट, जाना है हमें, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, कितनी आसानी से मिल जाता है। देखिए लेबोरेटरी चीफ बीएल शर्मा ने कई खुलासे किए जो ये साबित करते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट को लेकर कितनी बड़ी धांधली चल रही है। शर्मा ने बातचीत में कई बार डॉक्टर विवेक गर्ग का जिक्र किया, लिहाजा टाइम्स नाउ अब भारत की एसआईटी सत्यता की जांच के लिए डॉक्टर विवेक गर्ग के पास पहुंच गई। हमें सबसे ज्यादा हैरानी सैंपल को जलाने को लेकर हुई थी, इसलिए डॉक्टर गर्ग से हमने सैंपल जलाने पर ही सवाल किया। अच्छा, ये वहाँ यहाँ पे सैंपलिंग गायब होने का भी मामला था उसमें से मतलब इन्होंने जला दी। कितनी? ये समझो कि कोविड की सैंपलिंग ही जला दी। पता नहीं क्या
का किस्सा था उसका जो है कि वही वो सैंपलिंग उसकी नहीं हो पाई, मैंने जो है किसकी परमिशन से जलाई ये भी नहीं पता। कितनी थी सर वो? 23 के लगभग थी, 2023 के लगभग। बिना किसी कौन से महीने में जलाई होगी? जून में। तो उसकी तो एंट्री नहीं होगी कहीं? उसकी एंट्री शुरू में तो हुई होगी जो इनके वो जिसके नाम से उन्होंने सैंपल लिया, एंट्री तो करी होगी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कोरोना वायरस जिसने देश भर में लाखों लोगों की जान ले ली, उस पर वही लोग खिलवाड़ कर रहे हैं जिन पर जान बचाने की जिम्मेदारी है। डॉक्टर विवेक गर्ग ने छिपे कैमरे के सामने कबूल लिया। कोरोना जांच के सैंपल चलाए गए, किसकी परमिशन से चलाए गए पता नहीं। करीब 2300 जांच सैंपल चलाए गए। कोरोना सैंपल जून में जलाए गए थे। जांच के लिए सैंपल दिए ही नहीं गए। बिना जांच के कोविड रिपोर्ट दी गई। एसआईटी की टीम को कुंभ मेले के दौरान की गई आरटी-पीसीआर की धांधली के सबूत मिल चुके थे, लेकिन सवाल ये भी कि क्या अब भी उत्तराखंड में ये धांधली चल रही है? इसका जवाब है हाँ, ये भ्रष्टाचार अब भी बेरोक टोक चल रहा है। नेगेटिव बन जाएगी मेरी यहाँ पे, ये बता देगा अभी। एजेंट बनवा लेते हैं सब। क्या नाम है? डॉक्टर विवेक गर्ग छिपे कैमरे में कह रहे हैं कि आज भी नेगेटिव रिपोर्ट बन रही है। पर्ची काटने वाला हॉस्पिटल बॉय बनाता है, कुछ ही मिनटों में नेगेटिव रिपोर्ट बनती है। कुछ ही मिनटों में कैसे नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट बनती है, ये जानने के लिए हम उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो पर्ची काट रहा था। मुझे फैक्ट्री में मजदूरों के लिए वो नेगेटिव रिपोर्ट बनवानी थी, बन जाएगी? कौन सी फैक्ट्री? मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड ये कहाँ पर है? सटकुल में। एंटी-पीसीआर की तो करवा रहे हैं, वो भी सामने होने चाहिए सब। कितना है? सबको कहाँ से लाऊंगा? 40 है ऐसे एंटी-पीसीआर बनाइए, आरटी-पीसीआर नहीं। एंटी-पीसीआर से क्या होगा? रैपिड टेस्ट होगा। अच्छा, जो आपका हाथ रिपोर्ट मिल जाए। और आरटी-पीसीआर की तो देहरादून साथ ही 10 दिन में आओ, 5 दिन में आओ। मुझे बताओ कैसे करना। बैठ जाओ, कितनी देर? बैठ जाओ, पूछ सकता हूँ। हम वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि वो कब हमसे पैसे की बात करेगा। कितनी देर करूँगा? हम तो है यहाँ भी डेढ़। तो 4 दिन दे ये साथ में अभी एक भी नहीं आ पाने का, वो सारे काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब फैक्ट्री वाले कह रहे कि पहले जब तक वो नहीं दोगे, क्या नाम है इनका? तो फंसिया ना, फिर वही या तो ना वहाँ छुट्टी पर रखो। छुट्टी में रखवा दूंगा, उस दिन देर से करवा दूंगा। कल की बनवा लो, फिर मैं कल ही आ जाता हूँ। मैं अपने हिसाब से जो मैं तरह का काम करवा दूँगा। नहीं, पैसे से बताओगे तभी तो होगा। अब ये मैं ही बताऊँ भाई साहब, एक बात बताओ, मुझे क्या पता यहाँ का? कर्मचारी खुलकर अब भी नहीं बता पा रहा था। उसने सबके वहां से चले जाने का इंतजार किया, फिर उसने बताया। तो एंटी-पीसीआर में बता दो। पूछ बताना नहीं, एंटी वो कह रहा आरटी-पीसीआर मांगते हैं, एंटी-पीसीआर में काम चल जाता है। तो एंटी-पीसीआर में क्या है? 40 है। एक के 200 रुपये एक के। तो कल 20 लोगों तो 4000 हो गए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की खबर। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। पेंटागन ने ये इस बात की पुष्टि की है
कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये बात आपको याद दिला दे कि अभी भी अमेरिकन फोर्सेस काबुल एयरपोर्ट को संचालित कर रही हैं। उसका जो पेरिमीटर सिक्योरिटी है, यानी कि काबुल एयरपोर्ट की जो दीवार है उसके बाहर की सिक्योरिटी का जिम्मा तालिबान के फोर्सेस, तालिबान के कमांडोज के पास है। पर एयरपोर्ट के अंदर कौन आता है, एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा का पूरा जिम्मा इस वक्त अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस के पास है। इसीलिए अभी जो पहली पुष्टि हुई है कि धमाका हुआ है वो पेंटागन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया है। ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। ये तस्वीरें कुछ लोगों को विचलित कर सकती हैं, कुछ लोगों को चोटें भी लगी हो सकती हैं। खून के धब्बे के निशान भी वहाँ एयरपोर्ट के बाहर दिखाई दे रहे हैं। देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये एयरपोर्ट के बाहर जहां गाड़ियां आकर के रुकती हैं, कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये रनवे के पास का हिस्सा नहीं है। जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसके बाहर जहां गाड़ियों के रुकने का, गाड़ियों के खड़े होने का जगह होती है, उसके आसपास हो सकता है कि ये धमाका हुआ हो। ठीक काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये धमाका हुआ है, ऐसी अभी तक खबरें आ रही हैं, पर किसी के भी हताहत होने की अभी भी खबर नहीं है। आपको याद होगा कि 25 अगस्त को अमेरिका ने बोल दिया था कि यहाँ एक हमले का खतरा हो सकता है। कई अभी तक ऐसी खबरें आ रही थी कि गोली चलने की खबर आ रही थी। कई बार बहुत सारे लोग एक जगह पर मौजूद हो जाते थे, एक जगह पर जमा हो जाते थे। तो क्राउड कंट्रोल करने के लिए एक दो बार ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट के बाहर जो तालिबान मौजूद थे, जो तालिबान लड़ाके मौजूद थे, उन्होंने हवा में गोली चलाई। इसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। अभी तक करीब 25 लोगों के इस गोलीबारी में मरने की खबर है पिछले 2 हफ्तों में। पर इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि वहाँ पर एक धमाका हुआ है। काफ़ी लोगों को चोटें आ सकती हैं, क्योंकि ये एक लगातार परेशानी रही है कि जो लोग काबुल, जो लोग अफगानिस्तान छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो या तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, विचलित करने वाली तस्वीरें शायद ये जो पहले भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीर जो काबुल एयरपोर्ट से आ रही है, सर में चोट लगी है ऐसा मालूम पड़ता है। अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर, लोग भागते हुए, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद, और इसीलिए ये परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पूरे परिवार के साथ, जो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको चोट लग सकती है। और ये तस्वीर, सबसे लेटेस्ट तस्वीर, ये इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जिन लोगों को चोटें लगी हैं, लोग भागते हुए, कुछ खून के धब्बे भी ज़मीन पर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लोगों को लोग लहूलुहान हो गए थे। इसीलिए हम आपको ये ब्लैक एंड वाइट करके ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पर इस वक्त काफ़ी ऐसी तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से आ रही हैं जिन लोगों को चोट लगी है। क्या वहाँ कोई एम्बुलेंस की मौजूदगी थी, ऐसी कोई भी खबर, ऐसी कोई भी डिटेल हमारे पास अभी तक नहीं है। पर काफ़ी जोर का धमाका हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि शायद कुछ गोली भी चली है, शायद हो सकता है कि गोली भी चली हो। काफ़ी बच्चे भी उस वक्त मौजूद थे मौके पर, जिस वक्त गेट पर, यह भी खबर आ रही है कि जो गेट पर लोग जमा थे, जो लोग मौजूद थे, लगातार लोग, काफ़ी भीड़ जमा रहती है, लोग अंदर घुसने के लिए रुके रहते हैं, कोशिश रहती है कि जितने लोग हो सके एक वक्त पर अंदर आ जाएं। अंकित त्यागी मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कौन सी तस्वीरें हैं, क्या अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं काबुल से, अंकित? पद्मजा, 3 ब्लास्ट और स्मॉल आर्म से फायरिंग की खबरें इस समय काबुल से आ रही हैं। जिस तरीके की ये हम जो अभी विजुअल चला रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं काबुल का जो एयरपोर्ट है उसके जो गेट हैं उसमें से एक गेट के बाहर ये पूरा धमाका जो हुआ है, ये हुआ है। इसको पेंटागन ने, जो अमेरिका का जो है, वहां से इसको कंफर्म भी किया गया है। हम कुछ और तस्वीरें आपके पास लेके आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय रिपोर्टिंग क्या इस पे हो रही है। अभी तक किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन काफी सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कई लोग घायल दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ
इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर किसी तरह की फायरिंग भी हुई है। कुछ नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं, हम कोशिश करेंगे फटाफट उन तस्वीरों को यहां पे रूट करने की। लेकिन ये जो तस्वीरें हम कम से कम जो मैं अभी देख पा रहा हूं उसमें कुछ अफगानी लोग हैं जिनको स्ट्रेचर पर डालकर और गाड़ियों में डाल के वहां से निकाला जा रहा है, कोशिश करी जा रही है उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। वो तस्वीरें जो अभी हमारे पास आई हैं उनको यहां पर हम रूट कर पाए। स्टिल पिक्चर्स हैं ये, उसमें कुछ बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं उन पिक्चर्स के अंदर, और वहां पर काफी कंफ्यूजन दिखाई पड़ रही है। जितने भी लोगों को वहां पर लेके जाया गया है, ताजा खबर यह है कि गेट नंबर 4 जो है हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वहां पे गेट नंबर 4 पर यह धमाका हुआ है। मल्टीपल ब्लास्ट की बात हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा धमाकों की यहां पर बात हो रही है। यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है स्मॉल आर्म से, जो वहां पे कोलिशन फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमला करा गया है। ये जो आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, या टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उन लोगों की जो वहां पर घायल हुए हैं। कुछ लोगों को लेके जाया जा रहा है, और भी कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। कोशिश करेंगे कि आपको वो तस्वीरें जल्द से जल्द दिखाएं, क्योंकि कम से कम जो तस्वीरें अभी हमारे सिस्टम में अभी आई हैं, जिनको हम यहां पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें यही दिखाई पड़ रहा है कि लोग जो हैं वहां पर, वो किसी तरीके से लोगों को, जो भी वहां पर गाड़ी ठेला जो भी मौजूद है उसमें लेकर वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन कहा यह गया है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी। और कुछ तस्वीरें जो कि इस वक्त अफगान पत्रकार हैं वो भी शेयर कर रही हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एयरपोर्ट के बाहर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पहले भी जब वहां पर गोलियां चली थी, जब क्राउड कंट्रोल के लिए तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां चलाई थी अंकित, उस वक्त भी लोगों को इवैक्यूएट करने में बहुत मुश्किल हुई थी। एक हल्की भगदड़ भी मच गई थी, कई लोग उसमें फंस गए थे, कई लोग उसमें घायल हुए थे, क्योंकि इस वक्त जो सारा सिस्टम है एक तरीके से वो चरमरा गया है। फायर ब्रिगेड, कौन गाड़ी चलाएगा, कौन इंचार्ज है, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, कोई भी सिस्टम इस वक्त काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जिस तरीके से अब ये तस्वीरें, वापस उस तस्वीर पे जाते हैं अंकित, वो जो लोग घायल भी हुए हैं उनको भी एक तरीके से हाथ गाड़ी पर लेकर के लोग जा रहे हैं, किसी को ट्रॉली में लेकर के जा रहे हैं। एक भी एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर मौजूद दिखाई नहीं दे रही है अंकित। पूरी तरीके से पद्मजा अभी तक सरकार वहां बन नहीं पाई है, किसी को पता नहीं है कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। ये कुछ नई तस्वीरें इस समय हमारे पास आई हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। ये हमारी स्क्रीन जो है उसके ऊपर, यहां पर जिस तरीके से आप बता रही थी, हाथ गाड़ी में लोगों को लेके जाने की कोशिश हो रही है, उसमें कई लोग घायल दिखाई पड़ रहे हैं, एक में एक बच्चा भी दिखाई पड़ रहा है। और जो हम इस समय जो तस्वीरें कम से कम देख पा रहे हैं, उनसे लग रहा है कि काफी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर जख्मी जरूर हुए हैं। कम से कम इस तस्वीर के अंदर ही अगर मैं देख पाऊं तो 3 से 4 लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिनको लेके वहां से कोशिश की जा रही है। और पद्मजा, ये उस दिन हुआ है जब आज ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने और वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आज एक अलर्ट जारी करके बात बोली थी कि एक बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है काबुल में जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात यह है, तालिबान जो वहां पर है वो वहां पर हथियारबंद तालिबान है, साथ ही साथ वहां पे जो कोलिशन फोर्सेस हैं उनके सैनिक हैं। पता यह नहीं चल पा रहा है कि किसी ने, क्योंकि अभी तक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि किसकी वजह से ऐसा हुआ है। और इस बीच में जो वहां पे हजारों अफगानी लोग हैं जो फंसे हुए हैं, वो इसका शिकार बन रहे हैं। हमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, मैं अभी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है कुछ जो कोलिशन फोर्सेस हैं उनके बीच में, और जो वहां पर कुछ आतंकवादी हैं उनके बीच में लड़ाई भी चल रही है। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस वक्त व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ है उसके बारे में। जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात का पहले ही आशंका जताई थी कि एक बड़ा हमला हो सकता है अफगानिस्तान पे, वहां पे काबुल में जो एयरपोर्ट है हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर कुछ हमारे पास तस्वीरें जो हैं वो अभी एयरपोर्ट के अंदर से भी हैं। पद्मजा, कोशिश करते हैं ये तस्वीर जी, अगर आप हमारे कैमरा पे आ पाएं तो मैं आपको ये नई तस्वीर दिखाता हूं जो सबसे पहले आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रही हैं। ये तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर है, और यहां से दिखाई पड़ रहा है ब्लास्ट का वो इंपैक्ट, ब्लास्ट का वो समय जब धुआं दिखाई पड़ रहा है।
तो ये जो लोग इस समय अंदर, जो एयरपोर्ट के अंदर लोग हैं और कोएलिशन फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं है जहां पर ब्लास्ट हुआ उसका। तो ये जिस तरीके से वहां पर लोग सहमे हुए हैं, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किसने। अभी तक किसी ने इसकी आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है। और नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं पद्मजा, लगातार एक खबर जल्दी से अपडेट दे देते हैं। जैसे ही वो तस्वीरें आपके पास आती हैं अंकित, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर। ये जो हमला हुआ है और अमेरिका बहुत चिंतित होगा, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि ये हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब सिर्फ 5 दिन बचे हैं कि नेटो फोर्सेस यानी कि अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, इन सब को अपने सेना को अफगानिस्तान से निकालना है। 31 तारीख की डेडलाइन तालिबान ने दी है। बोला है 31 तारीख होते होते अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर है तालिबान, एयरपोर्ट के अंदर हैं यूके, यूएस, इन सब के ना सिर्फ सोल्जर्स वहां मौजूद है, ना सिर्फ उनकी सैनिक वहां मौजूद है, बल्कि उनकी जो पूरी वीजा अथॉरिटी भी है एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है। अंकित, बिल्कुल पद्मजा, और ये बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। इस हमले के बाद जो वहां पर जमीन पर जो स्थिति है, डायनेमिक्स हैं, वो बिल्कुल बदल सकते हैं। तालिबान चाहता है कि अब जो विदेशी फौज है वो 31 तारीख को एयरपोर्ट खाली कर दे काबुल का, लेकिन क्या इस हमले के बाद कुछ बदलेगा, ये बहुत बड़ी देखने की बात होगी। कुछ नई तस्वीरें इस वक्त और आपको कुछ वीडियोस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने फोन से आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये खबर है अंकित 3 धमाकों की। जी बिल्कुल, 3 धमाकों की ये जो खबर है, उसके साथ साथ गन फायर वहां पर ये बताया जा रहा है कि चालू है। मैं अपने फोन पे आपको दिखाता हूं, ये बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के बाहर का है, अगर हमारे कैमरा पर्सन जूम कर पाए, क्योंकि जब तक यहां पर तस्वीर आएगी तो आपको थोड़ा सा और भी दिखा पाएंगे कि किस तरीके की वहां पर भगदड़ के हालात मचे हुए हैं, परेशानी जो लोग हैं वहां के सामना कर रहे हैं। कई लोगों के घायल होने की हमारे पास खबर आ रही है, हताहत होने की भी खबरें हैं, लेकिन जब तक उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आती, पेंटागन या किसी और एजेंसी की तरफ से वहां पे कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं आती, तब तक हम उसको कम से कम ऑन एयर नहीं डाल रहे हैं। लेकिन पद्मा, जैसे कि आप बात कर रही थी, 31 तारीख को बाहर निकलना है। इस हमले के बाद जो लग रहा था कि ऐसा कोई हमला, बड़ा हमला होने वाला है, इसके बाद क्या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि एक नहीं 3 विस्फोट हुए हैं, और उन तीनों विस्फोट के बाद वहां पर फायरिंग की भी खबर आ रही है पद्मजा। बिल्कुल, आपको बता दें कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इस वक्त यह खबर दे रही हैं कि यह आत्मघाती हमला हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये काबुल एयरपोर्ट के एक गेट के बाहर शायद इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी के जरिए धमाका किया गया, ऐसा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां बता रही हैं। आपको बता दें कि कनाडा ने अपने सारे नागरिकों को, अपने सारे सैनिकों को, अपनी पूरी फौज को आज ही अफगानिस्तान से निकाला है, और बस 5 दिन बचे हैं जिसके बाद सारी सेनाएं, भले से ही वो अमेरिका की हो या फिर ब्रिटेन की हो, वो अफगानिस्तान छोड़ देंगी। पेंटागन ने ये कंफर्म किया है कि जी हां, काबुल एयरपोर्ट के बाहर। और अगर आप ये तस्वीर देखें जो आपके स्क्रीन पे है इस वक्त, इस पर जो धुआं उठ रहा है पेरीमीटर वॉल के बाहर, उस पर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि ये धमाका काफी बड़ा हो सकता है। जो तस्वीर, जिसने भी तस्वीर ली है, वो रनवे पर खड़ा हुआ है, जो एयरक्राफ्ट है उसके ठीक बगल में खड़ा हुआ। देखिए, और लोगों की तादाद देखिए जो सिर्फ एयरक्राफ्ट के बगल में है, तो आप सोच सकते हैं कि इस दीवार की उस तरफ कितने हजारों लोग अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। और खास तौर पर गेट पर जहां पूरी भीड़ जमा होती है किसी भी तरीके से, अंकित, कि वो काबुल एयरपोर्ट में अंदर आ सकें, और ठीक वहीं पर इस आईईडी को डेटोनेट किया गया। 15 लोग घायल हुए हैं, ऐसी अभी तक खबरें आ रही हैं अंकित। जी बिल्कुल, और फटाफट एक बार सिलसिलेवार तौर पर बता देते हैं अपने दर्शकों को कि अभी तक क्या हुआ है। गेट नंबर 4 काबुल का हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाहर पहली खबर आई धमाके की। अब कुल मिलाकर 3 धमाकों की खबर आ रही है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, चैनल्स हैं, CNN इस समय कह रहा है कि ये सुसाइड अटैक लगता है, आईईडी की बात हो रही है। और जो खबरें लोकल मीडिया में मैं अभी देख रहा हूं, तोलो टीवी और जो बाकी उन पे खबरों में
15 लोगों के इंजर्ड होने की खबरें इस समय आ रही हैं पद्मजा। साथ ही साथ ये जो सुबह से बात चल रही थी कि काबुल के एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है, वो बिल्कुल अभी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल वही चीजें हो रही हैं। जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट जानकारी आ रही है, उन्होंने कहा है कि एक्सप्लोजन के बाद एक दूसरा एक्सप्लोजन भी हुआ है, यानी कि एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इसको किया गया। एक पहला प्राइमरी डेटोनेशन हुआ, यानी कि पहला एक बम ब्लास्ट हुआ। यूजुअली जो आतंकवादी होते हैं, और देखा गया है कि सीरिया में और बाकी जगहों पर इस तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता था कि एक एक्सप्लोजन होगा, जब उस एक्सप्लोजन में लोग घायल होते हैं, उनको उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसीज और बाकी लोग वहां जाते हैं, तब वहीं पर एक दूसरा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। बिल्कुल उसी तरीके के यहां पर एक पूरी मोडस ऑपरेंडी, एक तरीके का वही इस्तेमाल किया गया है। अल जजीरा से खबर यह आ रही है कि सुसाइड बॉम्बिंग में 2 लोग मारे गए हैं। वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, उन्होंने इसकी आधिकारिक जिम्मेदारी भी नहीं ली है। तालिबान का भी अभी इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है पद्मजा। बाहर और अंदर इस समय एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस समय व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स पूरी एक ब्रीफिंग दे रहे हैं कि काबुल के हालात क्या हैं। 6000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं काबुल में। उसके साथ साथ ब्रिटेन के करीब 1000 सैनिक हैं वहां पर, तुर्की के सैनिक हैं वहां पर, कई सारे देशों के वहां पर सैनिक हैं जो वहां से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद पूरा सिनेरियो जो है वो बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल, और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कौन सा संगठन इसके पीछे है, क्योंकि आपको यह भी याद दिला दे कि पिछले 2 हफ्ते में 15 अगस्त के बाद काबुल की जेलों में जो कई आतंकवादी बंद थे, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, तालिबान के आतंकवादी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी, उन सब को हजारों की संख्या में रिहा किया गया है। कई सारी एजेंसीज जो हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने पहले भी अलर्ट दिया था कि इस वक्त जबकि नेटो फोर्सेस अपनी आखिरी कुछ दिन अफगानिस्तान की धरती पर बिता रही हैं, एक कोशिश शायद की जाएगी कि नेटो फोर्सेस के ऊपर एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाए। और अब यह खबर आ रही है कि ये जो हमला हुआ है ये एक आत्मघाती हमला था। इसमें 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं, जिनमें से एक कथित रूप से आत्मघाती हमलावर था, अंकित। और ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं जी, जो एम्बुलेंस में आखिरकार लोगों को लेकर जाया जा रहा है। ये एक वीडियो है पद्मजा, मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये देखिए, ये वीडियो पीछे हमारे आ गया है। ये एम्बुलेंस से कुछ लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें थोड़ा कुछ लोगों को विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काफी चोट लगी है, खून उनका दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो हालात इस समय काबुल में बने पड़े हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। बहुत ज्यादा इस समय लोग वहां पर घबराए हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और उसी के बीच कम से कम अब लग रहा है कि सुरक्षा के और साथ ही साथ कुछ मेडिकल कर्मचारी वहां पर जरूर पहुंचे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्ट्रेचर पे कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, पर इसके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं, देखिए बाहर, जिनको चोट लगी है, जिनको निकाल के वहां से ले जाया जा रहा है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन इस समय बताया यह जा रहा है कि कम से कम 2 लोग इस हमले में मारे गए हैं। 15 लोगों के अंकित और ताजा तस्वीरें आ गई हैं काबुल एयरपोर्ट से। ये शायद कुछ ही मिनटों पहले की हैं, धमाके के फौरन बाद की हैं, पर ये अभी तस्वीरें आ रही हैं काबुल हामिद करजाई एयरपोर्ट पर अब देखना ये होगा कि जो रिलीफ एयरक्राफ्ट यहां से निकल रहे थे, जो अलग अलग देशों के एयरक्राफ्ट अंकित यहां से निकल रहे थे, अफगान लोगों को जो कि अफगानिस्तान काबुल छोड़ना चाहते हैं, उनको लेकर के अलग अलग देश में जा रहे थे, भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, अब क्या ये सारी उड़ानें रद्द कर दी जाएंगी, वो भी एक पॉसिबिलिटी अब बन गई है अंकित। पर बड़ी बात अब पद्मजा अभी यही है, जो हम ये अभी वीडियो दिखा रहे हैं लेटेस्ट, इसमें कम से कम एक जहाज उड़ता दिखाई पड़ रहा है, एक मिलिट्री जहाज दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम इस बात की अभी पुष्टि है कि एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशंस हैं वो अभी चालू है, जो ऑपरेशंस हैं वो अभी चालू है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी लोगों के लिए यही होने वाली है कि अगर ऑपरेशंस रुक जाते हैं तो जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम अभी इस ब्लास्ट के बाद भी
एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस चालू हैं और यही दिखाई पड़ रहा है। जो लेटेस्ट खबरें इस समय आप देख पा रहे हैं, जो काबुल से इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हामिद कारज़ाई एयरपोर्ट के ऊपर की तस्वीरें हैं और काबुल का भी एक आपको दिख रहा है नज़ारा। इसके अंदर एक ये मिलिट्री जहाज दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से वो अभी लेकर निकला है। तो एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस तो लगातार जारी हैं, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए, जैसे आपने पहले बताया, कनाडा ने आज ही अपने सारे सिपाहियों को, अपने सारी फौज को वहां से वापस बुलाया है। जिन लोगों को उन्हें लेके जाना था उनको लेने के बाद क्या बाकी देश भी अब उतनी जल्दी पुल आउट करेंगे या फिर वहां पर अमेरिका और बाकी देश थोड़ा और समय लेंगे और फौज बढ़ाएंगे? क्योंकि ये जो है, ये पद्मजा इस पूरे तालिबान टेक ओवर का सबसे बड़ा खतरा भी है। 2001 में जब अमेरिका वहां पर आया था तो यही दिक्कत थी कि वहां पर कई सारे आतंकवादी संगठनों को पनाह दी जा रही थी। इस हमले के बाद अब जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर और भी बढ़ जाएगी कि क्या उनकी सरजमीन पर, अफगानिस्तान उनके कब्जे में आने के बाद, दोबारा से जो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो पाकिस्तान समर्थित हो, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे अलकायदा हो, अगर वो इस तरह की हरकतें कर पाएंगे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पाएंगे, तो क्या इस समय पूरी दुनिया को वहां से निकलना ठीक होगा, मुनासिब होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, और यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका से बार बार ये पूछा गया है, जो बाइडेन से ब्रीफिंग में भी पूछा गया था कि क्या अमेरिका कुछ दिन और वहां ठहरने का फैसला कर सकता है। उन्होंने उस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। पर अफगानिस्तान ने 2 दिन पहले बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया था कि आखिरी तारीख अमेरिका के सामने है 31 अगस्त की। 15 लोगों के इस वक्त धमाकों में घायल होने की खबर है। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको बता दें कि कुछ ही मिनट पहले अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर 3 धमाकों की खबर है। इन धमाकों में कम से कम 15 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे हैं, अभी भी काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद धमाके में, आपके स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं, एक उस वक्त की जब धमाका हुआ था। आप देखिए, जो धमाके में दीवार दिखाई दे रही है उसके बाहर जो एक क्लाउड दिख रहा है, वो धमाके के इंपैक्ट की वजह से जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसी क्षण की तस्वीर है जब धमाका हुआ ही था और उसके फौरन बाद जिस तरीके की अफरा तफरी मची, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। घायलों को किस तरीके से ले जाया जा रहा है और आपके दाईं तरफ इस वक्त के काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर। अंकित, पद्मजा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको इस घटना से जुड़ी बता देते हैं। ये खबर यूएस ऑफिशियल्स द्वारा पुष्टि करी गई है कि 3 अमेरिकन फौजी जो हैं इस हमले में घायल हुए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग उसको अमेरिका ने घोषित किया है और साथ ही साथ कहा है कि गेट नंबर 4, जिसको एबे गेट के नाम से जाना जाता है, वहां पर 3 अमेरिकी सोल्जर्स जो थे वो तैनात थे और वो इस हमले में घायल हुए हैं। उनकी स्थिति अभी क्या है, इसके ऊपर कोई अभी पूरी जानकारी नहीं है। अब से कुछ देर पहले ही जो हमने अभी देखा था हवाई जहाज को उड़ता हुआ, वो करीब 3 घंटे के अंतराल, 3 घंटे तक पूरा जो एयरपोर्ट है काबुल में, जो पूरा हामिद कारज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इस समय अमेरिका और बाकी विदेशी फौज के कब्जे में है, 3 घंटे तक रुकावट के बाद उसमें वो पहला विमान उड़ के गया जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये पूरा इस डायनेमिक्स को चेंज कर देगी। 3 अमेरिकी सिपाही इसमें घायल हुए हैं जो काबुल के एयरपोर्ट पर थे। ऑपरेशन वहां पर फ्लाइट्स का रिज्यूम हुआ है, लेकिन पद्मजा, जो बार बार यही बात हो रही थी और इसी बात को लेकर समझौता भी तालिबान के साथ हुआ था कि किसी भी अमेरिकी नागरिक को या उनकी फौज के ऊपर हमला नहीं होगा। अब इस हमले के बाद जो बाइडेन के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ा सवाल यह जरूर होगा कि अब वो आगे क्या करेंगे। सीधा सीधा हमला ये वहां के लोगों के ऊपर सिर्फ नहीं है, यह सीधा सीधा हमला अमेरिकी फौज के ऊपर है, जिसमें 3 अमेरिकी सिपाही घायल हुए हैं। अब बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी होगी और एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा नेटो फोर्सेस को, जो इसको अमेरिका लीड कर रहा है, उन नेटो फोर्सेस को, कि वो अब इसके आगे क्या करेंगे। क्या वो देश छोड़ के जल्दी से जल्दी बाहर जाएंगे और घुटने टेक देंगे बिल्कुल तालिबान के सामने, या फिर एक अभी कुछ और स्ट्रैटेजी में चेंज होगा। एक और खबर इस समय आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है उसके साथ इस समय मीटिंग कर रहे हैं और बड़ा फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ले सकते हैं। इस पूरी घटना के बाद 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है अभी तक और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में 3 अमेरिकी सिपाही भी हैं। पद्मजा, 3 अमेरिकी सिपाही भी इस धमाके में घायल हुए हैं। जो फिदायीन हमला
कुछ ही देर पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है। इसमें कम से कम एक आत्मघाती हमलावर के शामिल होने की खबर इस वक्त आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह भी कह रहा है कि एक बैरन होटल, उसके भी करीब एक धमाका हुआ है। ये वो होटल है जहां पर यूके के सैनिक ठहरे हुए थे, यूके की फोर्सेस ठहरी हुई थी, यानी कि ये आशंका है कि नेटो फोर्सेस पर ही निशाना करके ये हमला हो सकता है। पर इस वक्त जो काबुल एयरपोर्ट के हालात हैं वो तस्वीर आपके स्क्रीन्स पर है। ये अल जजीरा से ये इस वक्त की तस्वीर है काबुल एयरपोर्ट की, जहां पर कम से कम फ्लाइट्स टेक ऑफ तो कर रही हैं पर काफी सारे लोग घायल हुए हैं। अफरा तफरी का काफी माहौल था जब लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई। 3 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। ताजा तस्वीरों के लिए वापस चलते हैं अंकित के पास। अंकित, दिखा रही हैं एयरपोर्ट पे करीब 3-3.5 घंटे ऑपरेशंस रुके होने के बाद अब वहां पर दोबारा से ऑपरेशन शुरू हुए हैं, फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुए हैं। ये अल जजीरा की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक अमेरिकी फौज का विमान की बात हो रही है जो उड़ता हुआ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि यह सीधा हमला जो है वो अमेरिका के फौज के ऊपर है। 3 अमेरिकी सिपाही इसमें घायल हुए हैं, 15 लोग कुल मिला के घायल होने की बात करी जा रही है और 9 लोगों के मारे जाने की बात भी है, जिसमें एक शायद जो आत्मघाती हमलावर है वो भी इसमें शामिल है। एक के बाद एक लगातार इस खबर पर अपडेट्स काबुल से आए जा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि गेट नंबर 4, जिसको एबे गेट कहते हैं, काबुल के हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर, वहां पर यह धमाका हुआ है। और उसके बाद यहां पर जिस तरीके से जो खबरें आई 3 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं उनकी, लेकिन यह खबर जो है यूएस ऑफिशियल्स ने पुष्टि जरूर करी है पर उन्होंने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उनके हालात क्या हैं, वो किस हालात में हैं। कुल मिलाकर 9 लोग इसमें मारे गए हैं अभी तक और 15 लोग घायल हैं, जिसमें 3 अमेरिकी सिपाही भी हैं। पद्मजा, एयरपोर्ट का जो पेरीमीटर वॉल है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि तालिबान के जो वहां पर लड़ाके हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जितने भी लोग हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए।